आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं महामंडलेश्वर हिमालयन योगी स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज। आज उनसे जानेंगे उनके एक शिक्षक से लेकर महामंडलेश्वर बनने तक के सफर के बारे में, साथ ही आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी उनसे बातचीत होगी। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सीमांत क्षेत्र से आकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो सबसे पहले आप अपने प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दीजिए। नमो नारायण। सर्वप्रथम मैं न्यूज पीटीएस टीवी के संस्थापक श्रीमान श्री प्रदीप जी को आपने पिथौरागढ़ में सीमांत जनपद के अंतिम गांव में पैदा होकर के एक इतना बड़ा न्यूज चैनल के माध्यम से आप कुछ संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं, पहुंचाना चाह रहे हैं, और आपके भीतर वो जागृति आई और आपने न्यूज पीटीएस टीवी को स्थापित कर पिथौरागढ़ में पहला स्टूडियो खोल करके आपने पिथौर वासियों को धन्य कर दिया है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। प्रश्न है कि आपका प्रारंभिक जीवन, भारत का अंतिम जनपद पिथौरागढ़ जो सीमांत से लगा हुआ है और उसका दुर्गम क्षेत्र ग्राम सभा खेला में हम पैदा होते हैं और माता पिता जी का सुसंस्कार सानिध्य मिला और प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूलों से हमने प्रारंभ किया। मक्के सारना, धान के खेतों में धान के पराल के पूले सारना, ये हमारी योगा की क्लासेस थी। हमारे गांव में मांगे होते हैं, कुछ लोग उसको फागला कहते हैं, कुछ लोग उसको बन कहते हैं, कुछ लोग उसको आयल काटना भी कहते हैं। उन जगहों में हमने जाकर के अपने माता पिता के कथनानुसार जो अनुशासन देते थे उसको जंगलों से सारना, वनों से सारना ड्यूटी लगी रहती थी। उन जगहों पर हम लोग काम करते थे और उससे हमारी अपने प्रकृति के प्रति एक आस्था जगी और उसका कैसे संरक्षण हो उसका भी ध्यान आया। और साथ ही हमारे दोनों ओर, एक तरफ धौली नदी, एक तरफ काली नदी और एक तरफ गोरी नदी बहती है, जिसका संगम जौलजीबी में होता है। इनकी लहरें, इनकी तरंगे मन में कुछ उमंगे लाती थी और नीचे ऊपर रोडवेज की बस में जब हम जाते थे तो बार बार मन में ख्याल आता था कि हम भारत के कितने कोने में रहते हैं जो हमको नहीं जानता है। एक मन में ये प्रश्न उठता रहता था। उसके बाद की कक्षाएं बढ़ी, धारचूला से प्रारंभ करके बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली में तमाम उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आध्यात्मिक जीवन का कोई पता नहीं होता है, लेकिन अपने व्यावसायिक शिक्षा के लिए बीएड हमने जब किया तो उसी वर्ष जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, बनना तो चाहते थे, हम एक चिकित्सक बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम चिकित्सक तो नहीं बन पाए, लेकिन चिकित्सक बनाने वाले बने। तो ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ। बचपन में ही इंटर पास करने के बाद महर्षि महेश योगी जी का सानिध्य हमको प्रयागराज गंगा जी के किनारे प्राप्त हुआ और यह एक वेदना कहना चाहिए या मेरे प्रारब्धों का कुछ ऐसा सुयोजन कहना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हम तो आपको बुला रहे थे और आप इतने दिनों के बाद आए, आप तो हिमालय के रहने वाले हैं, आप भावाती ध्यान सीखिए और हमारे से योगा सीखिए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और हमारे समझ में नहीं आया, लेकिन बीएससी एमएससी करने के बाद हम उनके सानिध्य में चले गए, क्योंकि महर्षि महेश योगी जी स्वयं में बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से थे और उनके ज्ञान की जो प्रचुर जो भंडार था, हम उनसे आकर्षित हो गए और हमने उनसे ध्यान और योग की शिक्षा प्राप्त कर ली और हम उनसे दीक्षित हो गए।
उसके बावजूद भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहे, लेकिन भाग्य में सिविल सर्विसेज नहीं था। पुनः उनके साथ रह करके पूरे भारतवर्ष में महर्षि विद्या मंदिर खोलने का अवसर मिला और 256 महर्षि विद्या मंदिर खोल करके एक महर्षि जी के लिए एक नया कीर्तिमान और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा हम लोगों ने की। उसके साथ ही 10 वर्ष उनके साथ काम करने के बाद लोक सेवा आयोग से हम चयनित होकर के राजकीय शिक्षक के रूप में हम आए और 14 नवंबर 1996 को राजकीय इंटर कॉलेज रोडीपाली में एज ए शिक्षक हमने अपनी सेवा देनी शुरू की। 5 वर्ष गांव के परिवेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक सुमार्ग देने का हमने प्रयास किया। जो मेरे अंदर एक स्पोर्ट्स की क्रांति थी, मेरे अंदर एक विषय की क्रांति थी, उस विषय को मैंने बखूबी उन बच्चों को दे करके अपना कर्म शुरू किया। ईश्वर की अनुकंपा रही और मुझे एक नया विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज भड़करिया को चलाने का मौका मिला और 5 वर्ष तक मैं वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल रह करके मैंने उस विद्यालय को एक प्राइवेट सेक्टर के रूप में दिया। और एक रात्रि में मन हुआ कि अब कुछ अपना ही काम करना चाहिए, क्योंकि विवेकानंद को हम पढ़ चुके थे, महात्मा बुद्ध को हम पढ़ चुके थे, उनके विचारों से हम ओतप्रोत होकर के मन अब चंचलायमान न रह करके मन ठहरने लगा और कहने लगा कि एकला चलो रे। और ये जीवन, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर अजर है, इन बातों पर हम ज़्यादा फिलॉसफी को पढ़ने लगे। तो महर्षि महेश योगी का वो ज्ञान जो ज्ञानम चेतनायाम निहितम, नॉलेज स्ट्रक्चर्ड इन कॉन्शियसनेस, वो बार बार कहते थे कि चेतना विज्ञान को जगाओ और साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस को जानो, प्रकृति को जानो, ब्रह्म को जानो, यूनिवर्स को जानो और तभी इस जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त होगा। जन्म क्यों लिया है उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए विचार हुआ कि अब सरकारी सेवा से रेजिग्नेशन दे करके कुछ अपना ही काम करने का मन हुआ। काम ये था कि दुर्गम क्षेत्रों में जिन बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उनके लिए सोचने का विषय मिला और काम करने का विषय मिला। ईश्वर द्वारा ये प्रदत्त था और मैंने 1995-96 में उत्तराखंड सरकार से सेवानिवृत्ति, स्वयं सेवानिवृत्ति VRS लेकर के 2006 में मैंने एशियन एकेडमी की शुरुआत की। एक छोटा सा पौधा एशियन एकेडमी का हमने पिथौरागढ़ मुख्यालय के टकाना में लगाया और उसकी छोटी छोटी शाखाएं बढ़ा करके आज लगभग एक बृहद वटवृक्ष के रूप में 4000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और जिसमें केवल धारचूला मुनस्यारी नहीं बल्कि गंगोली हाट, बेरीनाग, चंपावत, लोहाघाट और बागेश्वर, कपकोट, जिन स्थानों में अंग्रेजी शिक्षा का अभाव है, CBSE के विद्यालय नहीं है, हर पेरेंट्स आज अपने बच्चे को अंग्रेजी शिक्षा देना चाहता है, तो हमने उनका कॉन्सेप्ट दिया कि अध्यात्म के साथ, वेद संहिता के साथ, अपनी परंपराओं के साथ हम इनको अंग्रेजी की शिक्षा दें, क्योंकि हाई स्कूल इंटर के बाद सारी किताबें अंग्रेजी मीडियम में ही है। यदि हम हिंदी को भी पढ़ाएं, संस्कृत को भी पढ़ाएं और अंग्रेजी में भी बच्चों को ऐसा ज्ञान दें कि भाषा सीखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी भाषाओं में कमांड होना वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनका व्यक्तित्व का विकास हो। इस बात को रखते हुए हमने अंग्रेजी मीडियम का CBSE विद्यालय चूज किया और उसका परिणाम हमको आज ये मिला कि 10 वर्ष के भीतर हमने पिथौरागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति तो हमने पैदा की ही, साथ में आज यह पता चला कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई स्वामी जी आपने अपने जनपद पिथौरागढ़ के लिए क्या किया, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा उत्तर यह है कि मैंने अपने जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया
और चंद और अल्प समय में लगभग भारतवर्ष की भारतीय सेना की सबसे बड़ी परीक्षा एनडीए में लगभग 22 बच्चे एनडीए और सीडीएस क्वालिफाई हुए हैं, जो हमारे पिथौरागढ़ का एक रिकॉर्ड है। पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि भारत के कई विद्यालय को अगर संख्या में लिया जाए तो मैं समझता हूं कि अल्प समय में पिथौरागढ़ एशियन एकेडमी ने 22 बच्चे एनडीए और सीडीएस में दिए और सीडीएस में प्रथम स्थान प्राप्त करके भारत में पिथौरागढ़ का शान और गौरव बढ़ाया। ऐसे विवेक थरकोटी जो लेलू वड्डा के रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के, तो हमें लगा कि हम कुछ दे रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखें तो सबसे बड़ी परीक्षा आईआईटी है। आईआईटी में भी हमारे लगभग 20 बच्चे आईआईटी और एनआईटी में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर, जैसे दीपक भट्ट जी हैं, उन्होंने 104 रैंक प्राप्त कर आईआईटी में अपना स्थान बनाया और दिल्ली से उन्होंने आईआईटी की, जो आज जापान में है। इस तरह से जब मेडिकल के क्षेत्र में हम देखते हैं तो मैंने कहा कि मैं स्वयं तो चिकित्सक नहीं बन पाया, लेकिन आज 55 एमबीबीएस डॉक्टर बना के पिथौरागढ़ में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो विभिन्न अस्पतालों में आज अपनी सेवा दे रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन मुझे लगा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से भी कुछ दखलंदाजी करता हूँ। बचपन से मेरा शौक़ रहा है, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो। तो बैडमिंटन को हमने एक पेशे के रूप में व्यवहारिक जीवन में उसको लाने का प्रयास किया। उत्तराखंड बनते ही हमें मौका मिला तो हमने उत्तराखंड में बैडमिंटन एसोसिएशन को मान्यता दिलाई और उसके माध्यम से आज जो हमारे उत्तराखंड को विश्व में जो जानते हैं तो लक्ष्य सेन और चिराग सेन की वजह से जानते हैं। तो इन दो बच्चों को उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के माध्यम से, चाहे वो कुहू गर्ग हो, चाहे आज भारत की ओर से खेलने वाले कई खिलाड़ी हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा हमारा अनुदान कहना चाहिए। यह हमारा उसके क्षेत्र में काम रहा। इतना ही नहीं, अपने ही विद्यालय से खेल के क्षेत्र में 6 विद्यार्थी हमने अंतर्राष्ट्रीय दिए। और आज आपके स्टूडियो से बताना चाहूँगा कि आपके ही बिड़ के पास में एक काशनी जगह है, जहाँ से अपनी नेहा कशनाल अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज है, जिसको 2 बार गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी है। साथ में ही कनालिचना ब्लॉक की एक निवेदिता कार्की है, जो स्वीडन बॉक्सर गर्ल बनी और कल ही उसका एशियन फेडरेशन गेम्स में उसका सिलेक्शन हो गया। कल भी उसने दिल्ली के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आपकी ओर से, आपकी स्टूडियो की ओर से, मेरी ओर से उसको बहुत बहुत बधाई भी हम देना चाहेंगे। और उसका आगामी दुबई में होने वाले जो एशियन गेम्स है उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया। हम सभी पिथौरागढ़ वाले, देवभूमि वाले और तपोभूमि से हम उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। इस तरह का ये सफ़र शैक्षिक और स्पोर्ट्स में चलता रहा। स्वामी जी, निश्चित तौर पर आपको स्कूलिंग में अपार सफलता मिली है। आपने जैसे जिक्र किया कि आपके स्कूल के कई छात्र छात्राएं आज अच्छे पोस्ट पे हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अचानक से भगवा कलर क्यों धारण कर लिया? जहाँ तक आप भगवा की बात कर रहे हैं तो 1989 में जब मैंने दीक्षा ली थी, उस समय शायद मैं एक किशोर कुमार के रूप में ही कहना चाहिए, किशोर थे और भावातीत ध्यान में हम लोग जुट गए। महर्षि महेश योगी जी ने कहा कि भाई ऐसे काम करो, और क्योंकि जो भगवा जो कलर है वो सबसे ब्राइटर है, हायर है और स्ट्रॉन्गर है। वो कहते थे कि सूर्य को देखो कितना चमकता है, कैसा रंग आपको दिखाई देता है, कितनी उसमें एनर्जी है। तो ठीक इसी प्रकार से इस भगवे कलर में भी एनर्जी है, जो हमारे धर्म का, जो हमारे सनातन धर्म का एक प्रतीक है, तो वो एक भगवा है। उस भगवे को पकड़ने से 24 आवर्स एक सत्य
कि जो संवेग होते हैं, जो वेव्स होते हैं, तरंगे होती हैं, वो मन में उठती रहती है और ऊर्जा प्राप्त होती है। जब सनातन रहेगा, जब धर्म रहेगा, तब राजनीति भी रहेगी। जब तक हम राष्ट्र के लिए नहीं सोचेंगे, निज के लिए सोचेंगे, तो हम राष्ट्र को नहीं बचा सकते हैं। इस भावना से हमें भगवा लेना पड़ा, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी पढ़ा था, अपने आरएसएस के जो गुरुजी हैं उनको भी पढ़ा था। उन लोगों ने अपने पूरे जीवन को इस राष्ट्र के लिए लगाया। एमएससी फिशरीज से थे, उनको बहुत करीब से पढ़ने का मौका मिला, तो कुछ भावनाएं बदलती गई और भगवा कलर में रंग चढ़ता गया और पूर्ण रूप से ये भगवा ही हो गया। और क्योंकि जब इंटर कॉलेज में थे तो कई बार तिरंगे झंडे को फहराने का मौका मिला, तो जब हम उनको सलामी देते थे तो जब ऊपर देखते थे तो ऊपर भी यही भगवा कलर दिखाई देता था। तो मन में वो भा गया और हमने कहा कि जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक हम इसके भगवे के लिए ही काम करेंगे। और इस वजह से हमने भगवा कलर भी धारण किया। और कुछ प्रारब्ध ऐसे होते होंगे, कुछ अपने ऐसे माँ बापों के कर्म होते होंगे, उनका आशीर्वाद होता होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है, जिनके संरक्षक और जिनके जूना अखाड़ा के महामंत्री 14 अखाड़े हैं हमारे और 54 हमारी मणियाँ हैं। उनके सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु कहिए, महामंत्री कहिए, वो श्री हरिगिरी महाराज जी हैं। तो उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने कहा कि आप हिमालयों में घूम रहे हैं और हिमालय में आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, आपकी आवश्यकता जूना अखाड़े में है। उन्होंने हमें अपना शिष्य कबूल किया और शिष्य बनाया और उन्होंने मुझे इस कुंभ में पीठाधीश्वर, हिमालय पीठाधीश्वर, हिमालयन योगी और महामंडलेश्वर का पद सुशोभित करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे दी है, अनवरत मैं उसमें काम कर रहा हूँ। स्वामी जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने 2017 में आपने चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में आपको लगभग सफलता मिलने वाली थी। हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या 2022 में आप फिर से अपने विधानसभा क्षेत्र धारचूला से चुनावी मैदान पर आएंगे? मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को और राजनेताओं को, नेताओं को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व का जो सबसे बड़ा संगठन है और उसकी जो इस वक्त जो आगे लेकर के पूरे भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने 2016 में अल्मोड़ा की उस विशाल रैली में मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया। और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य के साथ साथ उससे पूर्व में बचपन से ऐसे संस्कार थे कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में बहुत सारे काम हमने किए। तो नागपुर में जितने भी हमारे बड़े पदाधिकारी यहाँ पर अपना जीवन दे रहे हैं, उनका भी हमको आशीर्वाद ही नहीं बल्कि समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा। तो उनको भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे एक अवसर 2017 में चुनाव के लिए मुझे दिया और यह कहना कि चुनाव का रिजल्ट कैसा रहा ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि धारचूला विधानसभा जो हमारे उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे लंबी चौड़ी और बृहद श्रृंखलाओं से घिरी हुई और जिसको आप कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं, इस प्रकार की हमारी विधानसभा है। उस विधानसभा में मुझे घूमने का मौका मिला क्योंकि वह मेरा जन्म स्थान भी है, मेरा गांव भी है। तो मुझे शायद ईश्वर ने एक ऐसा मौका दिया कि मैं देखूं तो आखिर मेरा जिस स्थान से मैंने जन्म लिया है तो वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, उनका जीवन कैसा है। हम लोग तो पढ़ लिख कर के निकल गए, वहाँ पर इतने बड़े बड़े NHPC के डैम बने हैं, लेकिन आज भी कई लोग वहाँ पर अंधकारमय हैं,
वहाँ पर नेट की सुविधा नहीं है, मार्ग अस्त व्यस्त रहते थे। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यदि मुझे मौका मिला था तो मैंने उसका भरपूर सदुपयोग किया। और चाहे वो बोंगलिंग हो, चाहे बुंगबुंग हो, चाहे बौन हो, नावीढांग हो, गुंजी हो या बूदी हो, अंतिम गांव हमारा कूटी हो, उन जगहों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत नज़दीक नेपाल, तिब्बत और चीन के भी हमें दर्शन हुए। इसलिए हमारा जो धारचूला विधानसभा है पूरे उत्तराखंड में जस्ट लाइक ए जम्मू कश्मीर है। यदि हमारे जो युवा साथी है, जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, वो एकत्रित होकर इसको समझने लगे तो यह दूसरा जम्मू कश्मीर होगा, जिसको वैसे भी प्रतियोगिता में मिनी कश्मीर तो कहते ही हैं, लेकिन जो वहाँ के बुग्याल है, चिपला केदार है, मुनस्यारी की घाटियाँ है और जो वहाँ मीलम ग्लेशियर है, उनको हम मानचित्र में लाने का पूरा भरसक प्रयास, तीर्थाटन हम उसको बनाना चाहते हैं। कैलाश मानसरोवर है, छोटा कैलाश है, नारायण स्वामी जी का दिया हुआ हमारा आश्रम है, इधर चिपला केदार जहाँ इतने सारे केदार लोग रहते हैं, हमारी माँ कोकिला एक तरफ अपना आशीर्वाद हमें बनाई हुई है, लेकिन उनमें आज तक भी पहुँचने का कोई मार्ग नहीं है। इन चीज़ों को देख कर के हमने यह चयन किया और भारतीय जनता पार्टी का हमको आशीर्वाद मिला। हमने वहाँ पर 1914 में 2017 में हमने चुनाव लड़ा, तो 2012 और 2014 में वहाँ दुर्भाग्य था कि उपचुनाव हुआ और माननीय हरीश रावत जी वहाँ से चुनाव लड़े और वहीं से हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भी उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया और 2017 में पुनः वहाँ की जनता ने उनके ऊपर फिर विश्वास किया, लेकिन आज भी वहाँ की स्थिति जैसी की तैसी है। यदि पुनः भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया तो उसके लिए मैं 2022 के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन आपके इस स्टूडियो के माध्यम से उन भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे महामंडलेश्वर हैं, आप आचार्य जी लोग हैं, वो भी अगर आप संसद में देखेंगे तो अभी भी कई महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर MP बने हुए हैं और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी रहे हुए हैं। और स्वयं देख लीजिए उत्तराखंड के से जो पैदा हुए आदित्यनाथ योगी जी, जो आज UP के चीफ मिनिस्टर हैं, वो स्वयं गुरु गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर है। उसके बाद भी 5 बार वो MP रहे, उनको मौका मिला, आज वो भारत के सर्वश्रेष्ठ CM के पद पर हैं। तो ये गेरुआ और यह भगवा धर्म के साथ जब चलता है तो राजनीति भी प्रचंड रूप में आगे बढ़ती है। और अगर ऐसा सुअवसर हमें भारतीय जनता पार्टी से पुनः मिलेगा तो उसके लिए मैं निश्चित तैयारी में हूँ। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।